स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस में। 5 फिंगर क्लासेस की आज पढ़ा सीरीज का 31 भाग आपके सामने आ रहा है। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वह है कि जो देश के अंदर शिक्षक भर्ती की अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, आप उसके लिए तैयारी शुरू करें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, यूपी टेट और सीटेट जैसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। तो आइए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को 5 फिंगर क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि ए टीचर नोटिस दैट ए चाइल्ड्स हाइट इज इंक्रीजिंग बट सोशल स्किल्स आर नॉट इम्प्रूविंग। यह किस अभिन्नता को दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिएगा कि यह किस भिन्नता को दर्शाता है। इसे देखिएगा कि यहाँ पर फोकस कीजिए कि चाइल्ड, यहाँ बात की गई है चाइल्ड हाइट की, जो बालक की ग्रोथ से संबंध रखता है। दूसरा बात यहाँ पे की गई है सोशल स्किल की। ये सोशल स्किल आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि बालक के डेवलपमेंट से संबंध रखता है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वह है विकल्प बी, विकास बनाम वृद्धि। अगले प्रश्न की तरफ को चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि विकास की कौन सी विशेषता यहाँ स्पष्ट है? तो विकास की जो विशेषता है वह असतत होती है, एक आयामी होती है, बहुआयामी होती है या अनुवांशिक होती है। तो इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे जो पूछा गया है कि कौन सी विशेषता यहाँ स्पष्ट है, तो बालक के अंदर जो विकास की जो विशेषता होती है, जो विकास के लक्षण होते हैं, वह बहुआयामी होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कक्षा 2 के बच्चों को एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डालकर यह बताना है कि पानी की मात्रा बदली है या नहीं। जो बच्चे मात्रा बदल गई कह रहे हैं वे किस अवस्था में हैं? तो बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि केस स्टडी पर आधारित ये प्रश्न है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि एक गिलास से पानी को जब दूसरे गिलास या दूसरे बर्तन में डाला जाता है और ये पूछा जाता है बालक से कि ये बताओ कि क्या पानी की मात्रा बदली है या नहीं बदली, या पानी उतना का उतना ही है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं कि पानी की मात्रा नहीं बदली, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं पानी की मात्रा बदल गई। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे किया जा रहा है कि जो बच्चे मात्रा बदल गई कह रहे हैं वह किस अवस्था में हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके सामने ये संज्ञानात्मक विकास से संबंध रखता है जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न किया गया है कि बालक किस अवस्था में है, तो वह प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, जहाँ पर बच्चा जो है वस्तु की बदलती हुई अवस्था को सही ढंग से परसेप्ट नहीं कर पाता। अगला प्रश्न आपके सामने कि कंजर्वेशन कौशल किस अवस्था में विकसित होता है? ये भी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न है कि कंजर्वेशन कौशल किस अवस्था में विकसित होता है। तो ये अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष की होती है, जिसमें कंजर्वेशन कौशल विकसित होता है। एक बच्चा बार बार गुस्सा करता है और चीज़ों को फेंक देता है। आपने छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं, दीवार के दूसरी तरफ फेंक देते हैं, छत पर फेंक देते हैं, विंडो से बाहर की तरफ को फेंक देते हैं। तो शिक्षक उसे काम डाउन कॉर्नर कह देती हैं। यह किस क्षेत्र के विकास से जुड़ा है? तो यहाँ पर जो संबंध जुड़ा हुआ है कि यह किस विकास से है, काम डाउन कॉर्नर। और यहाँ पे फोकस कीजिएगा प्रश्न पर कि कहा गया है कि एक बच्चा बार बार गुस्सा करता है। तो जहाँ पर गुस्से की बात हो, क्रोध की बात हो, ईर्ष्या की बात हो, जलन की बात हो, ठीक है, भय की बात हो, आनंद और खुशी होने की बात हो, हर्ष की बात हो, उत्साह की बात हो, तो इसका मतलब यह है कि बालक के अंदर भावात्मक विकास हो रहा है। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर है वह है भावनात्मक डेवलपमेंट, भावात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट।
काम डाउन कॉर्नर किस सिद्धांत से मेल खाता है? तो काम डाउन जो सिद्धांत है यह ऑपरेंट कंडीशनिंग से मेल खाता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न देखिए यहाँ पर कि दो बच्चे एक को पढ़ाने का बहुत अच्छा माहौल मिलता है। दो बच्चे हैं जिनमें बच्चे एक को पढ़ाने का बहुत अच्छा माहौल मिलता है और बच्चा बी को घर पर कोई पढ़ाई वातावरण नहीं मिलता। एक ही भाषा कौशल तेजी से बढ़ती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यह किस बात को दर्शाता है। आप ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि एक बच्चा जो है सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ता है और दूसरा बच्चा जो है यूपी बोर्ड के स्कूल में पढ़ता है। जैसा कि मैं कक्षा में एग्जाम्पल भी देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर भाषा कौशल जो है किसका, एक आध जो भाषा कौशल है वो तेज़ी से बढ़ता है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि किसका प्रभाव ज़्यादा है। तो यहाँ पर कि जो पर्यावरण का जो प्रभाव है वो बालक के ऊपर ज़्यादा बढ़ता है ना। पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का जो प्रभाव है वो बालक के विकास पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं कि भाषा कौशल का विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो भाषा कौशल का जो विकास है वह मैच्योरिटी से और एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। 9वां प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा 1 में या क्लास 1 में बच्चा जूते के फीते नहीं बांध पाता। यानी कि कक्षा 1 का बालक है, कक्षा 1 का बालक समझिएगा लगभग उसकी एज जो होती है 6 वर्ष के आसपास की होती है। तो ऐसा बच्चा जो है अपने शूज़ के जो फीते हैं उनको नहीं बांध पाता। यह कौशल किस श्रेणी में आता है? तो यह कौशल जो है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है बच्चे के द्वारा, तो इसको फाइन मोटर स्किल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षक का पहला कदम क्या होना चाहिए? तो इन पाँचों में से 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। इन चारों विकल्प में से एक शिक्षक का पहला कदम क्या होना चाहिए कि बच्चे की क्षमता का मजाक उड़ाना, या फाइन मोटर गतिविधियां देना, या बच्चे को अलग बैठाना, या उसे कक्षा से बाहर भेजना, है ना। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वह है फाइन मोटर गतिविधि देना। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है कि थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? दोबारा सुन लीजिए कि थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, और साथ साथ अगर आप बता सकते हैं तो ये बताइए कि उन्होंने प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कितने दिए, उनके नाम क्या क्या थे। वो यहाँ पर इसी से संबंधित है, फाइन मोटर गतिविधि से, है ना। तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 में शिक्षक एक कठिन गतिविधि देती है और 3 बच्चे रोने लगते हैं। एक बच्चे को एक शिक्षक जो है वो कठिन या जटिल होमवर्क देती है, जटिल प्रोजेक्ट देती है, और 3 बच्चे उसको देख करके रोने लगते हैं। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये उदाहरण जो है वो रेडीनेस या तत्परता की कमी को माना जाता है। यानी कि यहाँ पर बच्चों के अंदर जो है वो तत्परता की कमी है और वह समस्या को देख करके रोने लगते हैं या डरने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेडीनेस का मुख्य आधार क्या है? तो रेडीनेस का जो मुख्य आधार है वह मानसिक परिपक्वता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बच्चा कहता है कि मैं नियम इसीलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे दंड का डर है। यह कौन सा चरण है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिए 3 चरण यहाँ पे कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के बताए गए हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये तीनों नैतिकता विकास के नियम के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है, जो कि कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मैं नियम इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे दंड का, पनिशमेंट का डर है। यह कौन सा चरण है? तो यह है प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है नैतिक विकास की या मॉरल डेवलपमेंट की, वह यह है प्री कन्वेंशनल स्टेज कहलाती है। आगे बढ़ते हैं कि एक बच्चा कहता है कि मैं नियम इसलिए मानता हूं क्योंकि मुझे दंड का डर है। सेम वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न अलग करके पूछा गया कि यह किस उपचरण का उदाहरण है। यहाँ पर पूछा गया उपचरण कौन सा है, वहाँ पूछा गया था सिद्धांत कौन सा है, नियम कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है कि उपचरण कौन सा है, सब स्टेजेज जो है वो कौन सी है ना। तो यहाँ पर जो सब स्टेजेज है वह है
ओबीडेंस एंड पनिशमेंट। इसका सही उत्तर होगा ओबीडेंस एंड पनिशमेंट। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में विभिन्न गतिविधियां जैसे कला, खेल, कहानी, विज्ञान, प्रयोग करवाई जाती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा कि जब हम बालक को लैब में या फील्ड में या क्लास में अलग प्रकार की गतिविधियाँ जिनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं वो कराते हैं, तो इन सब का जो उद्देश्य होता है वह बड़ा आसान सा प्रश्न है। उसका आसान सा उत्तर है कि इस प्रकार की प्रक्रिया को संपूर्ण विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर फोकस जो टीचर करता है वह कहता है कि बालक का संपूर्ण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट इन गतिविधियों के माध्यम से बालक का हो जाए। इसीलिए शिक्षक जो हैं या शिक्षिकाएं जो हैं बालक को अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट देती हैं, जिससे बालक जो है अपनी स्किल्स का, अपनी प्रतिभा का, अपनी समझ का प्रयोग करते हुए वह इन क्रियाओं को करे, जिससे उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो। आगे बढ़ें। होलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक विकास या केवल बुद्धि का विकास या सभी क्षेत्रों का विकास या केवल सामाजिक विकास? जब हम होलिस्टिक या संपूर्ण डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वह सभी क्षेत्रों के विकास से है। आगे बढ़ें। कक्षा 1 में 2 बच्चे आदित्य बिना अभ्यास के ही जल्दी लिखना सीख गया, है ना। ध्यान समझिएगा प्रश्न को कि आदित्य जो है वह बिना अभ्यास के ही जल्दी लिखना सीख गया। भव्या बहुत अभ्यास के बाद भी धीरे धीरे सीख रही है। शिक्षिका कारण ढूंढ रही है। आदित्य का जल्दी लिखना किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आदित्य ने जो जल्दी जल्दी लिखा, यह जो प्रक्रिया है यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? इसका मतलब यह है कि वह लिखने लायक हो गया है, वह मैच्योर है लिखने के लिए, है ना। तो क्योंकि वो जो भव्या है वो धीरे धीरे लिख रही है और आदित्य जो है जल्दी जल्दी लिखना सीख गया है, तो इसके जल्दी लिखने का जो कारण है वह है मैच्योरिटी। आगे बढ़ें कि भव्या के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? भव्या के साथ शिक्षक को दूसरे की या जो दूसरा बच्चा है उससे तुलना करनी चाहिए, या अभ्यास आधा ही सीख देना चाहिए, दंड देना चाहिए, या अलग कक्षा में भेजना चाहिए? क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? आप सोच करके इसका जवाब दें कि क्या उसको करना चाहिए, है ना। बड़ा आसान सा प्रश्न है और उसका आसान सा ये उत्तर है कि आप खुद इसको जज कर सकते हैं, इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि भव्या के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है जो प्रश्न मैंने पूछा है। एक बच्चा बहुत धीरे धीरे सीखता है, शिक्षक उसे अपने हिसाब से समय देती है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो एक बच्चा बहुत धीरे धीरे सीखता है, जब भव्या बहुत धीरे धीरे सीख रही है, बहुत धीरे धीरे लिख रही है, शिक्षक उसे अपने हिसाब से समय देती है, कि यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दर्शाता है, क्योंकि एक बालक जो है वो दूसरे बालक से भिन्नता रखता है। आगे देखें। और आगे बढ़ने से पहले, अंतिम प्रश्न से पहले, आप सभी इस वीडियो को अगर ये आपको यूज़फुल लगता हो, क्योंकि ये केस स्टडी पर आधारित इसमें प्रश्न दिए गए हैं, जो कि सीटेट की परीक्षा जो फरवरी में यानी कि अगले मंथ होने वाली है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के प्रश्नों की आप तैयारी करें, इस प्रकार के प्रश्नों को आप समझें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। सीधे सीधे प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रश्न जो है एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में संभवतः नहीं आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सहपाठियों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि स्लो लर्नर के लिए सर्वोत्तम समर्थन क्या है? स्लो लर्नर के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो रेमेडियल टीचिंग या कंपटीशन या फास्ट पेसिंग टीचिंग या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन? तो यहाँ पर जो स्लो लर्नर है उसके लिए रेमेडियल टीचिंग का देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न और का और उत्तर देना है कमेंट्स बॉक्स में कि जो ये स्लो लर्नर वाले बच्चे हैं ये कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं, है ना। आपको इसका उत्तर देना है कमेंट्स बॉक्स में। और ये अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।